तो नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस पे। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 96। यह इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी मेंस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, सुपर टेट और टेट के लिए, पीएचडी टीएचडी के लिए, या यूं कहें ऐसे एग्जाम जिसमें साइंस आती है। ये सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 926 से। 926, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? क्वेश्चन क्या है? किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? ऑप्शन ए अति परासरण दावी घोल, ऑप्शन बी अल्प परासरण दावी घोल, ऑप्शन सी सम परासरण परासरण दावी घोल, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अल्प परासरणी दाबी घोल में कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। किसमें? अल्प परासरण दाबी घोल में कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। शरीर की संरचना में कोशिका का मूलभूत रोल होता है, या यूं कहें यह एक संरचनात्मक इकाई होती है जिससे मिलकर शरीर का निर्माण होता है। अब आप लोग समझें कि अति परासरण दावी घोल में क्या होता है? कोशिका का आयतन जो है घट जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का आयतन किस में बढ़ जाता है? अल्प परासरण दावी घोल में क्या होता है? कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। घट किस में जाता है? जिसमें अति परासरण दावी घोल में कोशिका का आयतन घट जाता है। अब आप लोग समझें, सम परासरण दावी घोल में कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सम परासरण दावी में क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्प परासरण दावी घोल में कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा। अति परासरण दावी घोल में कोशिका का आयतन घट जाएगा। दोस्तों, तो अपना क्वेश्चन है 926, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अल्प परासरण दाबी घोल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 927। CaC2 जल से उपचारित करने पर देता है। अगर CaC2 को जल से उपचारित करेंगे तो यह क्या देगा? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी एसिटिलीन। बताइए दोस्तों, इन चार में से क्या देगा? देखिए, तो ये देगा एसिटिलीन। क्या देगा? एसिटिलीन देगा। ठीक है दोस्तों, एसिटिलीन को प्रदर्शित किससे करते हैं? C2H2 से। किससे? C2H2 से एसिटिलीन को प्रदर्शित करते हैं। अगर एथिलीन की बात की जाए तो एथिलीन को C2H4 से, C2H4 से एथिलीन को। और एथेन की बात की जाए C2H6, C2H6 एथेन, C2H4 एथिलीन, C2H2 एसिटिलीन। ये होते हैं इनके फार्मूले। तो अपना क्वेश्चन है 927 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन देखेंगे 928। रबड़ किसका उत्पाद है? ऑप्शन ए रेशा, ऑप्शन बी लेटेक्स, ऑप्शन सी राल, ऑप्शन डी गोंद। तो रबड़ किसका उत्पाद है? एक चीज आप समझ लो, जो रबड़ है वो दक्षिण भारतीय के राज्यों में उत्पादित की जाती है, जैसे केरल, कर्नाटका। तो रबड़ किसका उत्पाद है? लेटेक्स का उत्पाद होता है। दोस्तों, 928 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह लेटेक्स हो जाएगा। रबड़ किसका उत्पाद है? यह लेटेक्स का होता है। इसमें आप लोग टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 929। स्याही किससे बनाई जाती है? जिसको आप लोग इंक कहते हुए किससे बनाई जाती है? देखिए, तो ऑप्शन ए रंजक है, ऑप्शन बी टेनिन है, ऑप्शन सी स्टार्च है, ऑप्शन डी रबड़ क्षीर है, जिसको कि इंग्लिश में लेटेक्स कहते हैं। तो जो स्याही होती है वह रंजक से बनाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वह हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 930। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए दीमक, ऑप्शन बी कॉकरोच जिसे तिलचट्टा भी कहते हैं, ऑप्शन सी लाल चींटी, ऑप्शन डी मच्छर।
तो फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जो फॉर्मिक अम्ल है वह चींटी के डंक में रहता है, जिसके काटने के बाद जलन उत्पन्न होती है। फॉर्मिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है? ये चींटी उत्पन्न करती है, लाल चींटी इसके डंक में होता है, ठीक है। और जब ये काटती है तो जलन होती है। और फॉर्मिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वह होता है HCOOH। HCOOH इसका फार्मूला होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 930 है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 931। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी स्मारक, ऑप्शन सी जीवाश्म जिसको इंग्लिश में फॉसिल्स भी कहते हैं, ऑप्शन डी चट्टानें। बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? थोड़ा सा सोचें। देखिए दोस्तों, जो रेडियो कार्बन होता है, रेडियो कार्बन काल का निर्धारण जीवाश्म की आयु का आकलन के लिए किया जाता है। रेडियो कार्बन को ही C14 अर्थात C14 पद्धति भी बोला जाता है और यूरेनियम पद्धति में पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है। देखिए रेडियो कार्बन का संबंध जीवाश्म या फॉसिल से है और रेडियो कार्बन को C14 भी कहते हैं। और जो यूरेनियम पद्धति होती उससे पृथ्वी की आयु के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों 931 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 932। गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस के अणु क्या होंगे? ऑप्शन ए गति प्रारंभ करते हैं, ऑप्शन बी द्रव्यमान रहित हो जाते हैं, ऑप्शन सी प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, ऑप्शन डी गति रोक देते हैं। फिर से दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस के अणु ऑप्शन ए गति प्रारंभ करते हैं, ऑप्शन बी द्रव्यमान रहित हो जाते हैं, ऑप्शन सी प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, ऑप्शन डी गति रोक देते हैं। बताइए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए दोस्तों। गैस के तापमान बढ़ने पर गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से गति में आ जाते हैं अर्थात गति प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? गति प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए दोस्तों 932 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 933। जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी जलयोजन, ऑप्शन सी जल अपघटन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझें जल अपघटन, क्योंकि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जल अपघटन, जिसको वाटर हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। देखिए जल के साथ किसी भी यौगिक को अपक्रिया के रूप में उपयोग किया जाता है तो उसे जल अपघटन कहते हैं। जल के साथ किसी भी यौगिक को अपक्रिया के रूप में उपयोग किया जाता तो उसे जल अपघटन कहते हैं। अब आप समझे हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? जब किसी भी अपक्रिया में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है तथा उसमें हाइड्रोजन भाग लेता है तो उसे हाइड्रोजनी कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। फिर से सुनिएगा दोस्तों, जब किसी भी अपक्रिया में हाइड्रोजन उपस्थित हो और इसमें हाइड्रोजन भाग ले तो इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो दोस्तों 933 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी जल अपघटन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 934। सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके निर्माण में होता है? ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी कवकनाशी जिसको फंगिसाइड भी कहते हैं। तो सल्फर का मुख्य प्रयोग होता है H2SO4 के निर्माण में, अर्थात 934 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 935। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं?
ऑप्शन ए सहसंयोजी यौगिक, ऑप्शन बी आयनी यौगिक, ऑप्शन सी समन्वयी यौगिक, ऑप्शन डी अंतराली यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? सहसंयोजी यौगिक होते हैं, आयनी यौगिक होते हैं, अंतराली यौगिक होते हैं या समन्वयी यौगिक होते हैं। देखिए दोस्तों, तो वो होते हैं सहसंयोजी यौगिक। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? वह होते हैं सहसंयोजी यौगिक, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 936। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? ऑप्शन ए ओजोन, जिसको O3 कहते हैं, ऑप्शन बी नाइट्रोजन N2, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ऑप्शन डी ओजोन जिसे CO2 कहते हैं। तो बताइए दोस्तों किसके कारण होता है? तो ओजोन जो ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यही ग्रीन हाउस प्रभाव को इफेक्ट करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 937। तंबाकू के धुएं में ये अंतर्विष्ट होता है। ऑप्शन ए CO2 CO और तार जिसको तारकोल कहते हैं, ऑप्शन बी CO2 और तार जिसको तारकोल भी कहते हैं, ऑप्शन सी CO बहुचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और तारकोल, ऑप्शन डी CO2 CO हाइड्रोकार्बन और तारकोल। तो दोस्तों 937 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, तंबाकू के धुएं में यह अंतर्विष्ट होता CO बहुचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और तारकोल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 938। रेखिल स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया गया था? ऑप्शन ए H2 हाइड्रोजन अणु, ऑप्शन बी H परमाणु हाइड्रोजन, ऑप्शन सी N2 नाइट्रोजन अणु, ऑप्शन डी O2 ऑक्सीजन अणु। तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? थोड़ा सा सोचिए दोस्तों। देखिए जो रेखिल स्पेक्ट्रम है वह H2 द्वारा उत्पादित किया जाता है। H बॉन्ड H इक्वल टू H2, N डबल बॉन्ड N2, N O डबल बॉन्ड O2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 939। निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस का किसी निश्चित ताप पर सबसे उच्च औसत वेग होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी मीथेन। तो 939 में निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस का किसी निश्चित ताप पर सबसे उच्च औसत वेग होता है? देखिए दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड? और इसका फार्मूला CO होता है। प्राप्त करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है। कार्बन जलाया जाएगा बट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन O2, नियॉन Ne ये एक अक्रिय गैस है। मीथेन जिसको CH4 कहते हैं ये स्पेशली धान से प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 939 का ऑप्शन बी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 940। देखिए क्या है? सार्वत्रिक विलायक है। ऑप्शन ए एक्वारेजिया, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी अल्कोहल। बताइए सार्वत्रिक विलायक इसमें में से क्या है? देखिए जो जल होता है H2O यही सार्वत्रिक विलायक होता है। सबसे अच्छा सार्वत्रिक विलायक वह होता है जिसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका फार्मूला HCl होता है। अल्कोहल OH एक ग्रुप होता है जिसके लगने के बाद उच्चारण अल्कोहल हो जाता है। तो दोस्तों 940 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 941। शुष्क वृंजन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ओजोन। शुष्क वृंजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए शुष्क वृंजन चूर्ण को हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है, ओजोन का O3 होता है। ओजोन जो है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं।
तो 941 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 942, क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट क्या है? ऑप्शन ए KALSI 3O8, ऑप्शन बी Na3AlF6, ऑप्शन सी Al2O3 और ऑप्शन डी AlOH का होल थ्राइस। तो क्रायोलाइट का फार्मूला क्या है दोस्तों? सीधा सा बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Na3AlF6। क्या हो जाएगा क्रायोलाइट का? क्रायोलाइट का फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई डियर स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 943, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एथिल क्लोराइड, ऑप्शन बी एथिलीन डाइक्लोराइड, ऑप्शन सी एथिलीडीन क्लोराइड, ऑप्शन डी एथिलीन क्लोरोहाइड्रेन। तो बताइए दोस्तों, क्लोरीन को एथिलीन पर मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए, तो प्राप्त होगा एथिलीन डाइक्लोराइड। क्या होगा? एथिलीन डाइक्लोराइड, इसका फार्मूला होता है C2H2Cl2। एथिलीन डाइक्लोराइड का फार्मूला होता है C2H2Cl2। और अगर आपसे एथिल क्लोराइड का फार्मूला पूछा जाए तो आप बता सकते हैं C2H2Cl। एथिल क्लोराइड C2H2Cl और एथिलीन डाइक्लोराइड C2H2Cl2। तो 943 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वह आ जाएगा ऑप्शन बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 944, एक्वारेजिया जिसको अम्लराज कहते हुए क्या होता है? ऑप्शन ए सांद्र HCl के 3 भाग प्लस सांद्र H2SO4 का 1 भाग, ऑप्शन बी सांद्र H2SO4 के 3 भाग प्लस सांद्र HNO3 का 1 भाग, ऑप्शन सी सांद्र HCl के 3 भाग प्लस सांद्र HNO3 का 1 भाग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, एक्वारेजिया क्या होता है या अम्लराज क्या होता है? देखिए, तो ये होता है सांद्र HCl के 3 भाग प्लस सांद्र HNO3 का 1 भाग, अर्थात 944 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 945, समान अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अपक्रिया के कारण उत्पन्न होता है? बताइए दोस्तों, किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर और तनु H2SO4, ऑप्शन बी मार्बल पाउडर और तनु HCl, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट और तनु HCl, ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4। बताइए दोस्तों, देखिए, जो सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसके अपक्रिया कारण उत्पन्न होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4, अर्थात क्वेश्चन नंबर 945 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 946, मंड स्टार्च किसका उदाहरण है? मंड को इंग्लिश में स्टार्च भी कहते हैं, किसका एग्जाम्पल? ऑप्शन ए मोनोसेक्राइड, ऑप्शन बी डाइसेक्राइड, ऑप्शन सी पॉलीसेक्राइड, ऑप्शन डी ओलिगोसेक्राइड। तो ये किसका एग्जाम्पल है? देखिए, तो जो मंड होता है ये होता है पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल, अर्थात 946 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी पॉलीसेक्राइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 947, निम्नलिखित में से अत्यधिक अपक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? अर्थात इन चार में से ऐसा कौन है जिसको वायु में छोड़ने पर वह रिएक्ट कर जाता है, इसलिए उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है वह सोडियम है। इसको मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखा जाता है। इसका सिंबल Na होता है। और दोस्तों, ये बाहर बहुत जल्द अपक्रिया कर लेता है, ये मैंने बताया। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, आयोडीन को I से और ब्रोमीन को Br से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 947 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 948, तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन ए ह्रास हो जाती अर्थात कम हो जाती है, ऑप्शन बी वृद्धि हो जाती, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी किसी निश्चित पैटर्न का पालन नहीं करती है। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तत्वों के आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और
बाएं से दाएं ओर जाने में उसकी त्रिज्या में कमी होती है क्योंकि उसका द्रव्यमान बढ़ता है। जब बाएं से दाएं जाएंगे क्या होगी, त्रिज्या होगी वह कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 949। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी CFC। बताइए दोस्तों, ओजोन छिद्र के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जो ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है वह होती CFC, जिसका फुल फॉर्म होता क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल फॉर्म होता है। इसलिए 949 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 950। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? अर्थात एरोप्लेन और रॉकेट बनाने के लिए कौन से मेटल्स का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी तांबा। तो बताइए दोस्तों, किस मेटल्स का यूज किया जाता है? तो एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एरोप्लेन और रॉकेट बनाने के लिए एल्युमिनियम मेटल्स का यूज किया जाता है। दोस्तों 950 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 951। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सी नहीं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी आर्गन। बताइए कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वह उत्कृष्ट गैस नहीं, बाकी हीलियम, नियॉन और जो आर्गन है वो तीनों की तीनों उत्कृष्ट गैसें हैं। दोस्तों तो 951 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए हाइड्रोजन। ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।